नमस्कार। बैंकिंग यूनिट फर्स्ट क्लास 12th जिसमें 2 टॉपिक की वीडियो मैं बना चुका हूँ। पहला टॉपिक बैंक कस्टमर्स, जिसमें टाइप्स ऑफ बैंक कस्टमर के बारे में डिस्कस किया गया। सेकंड टॉपिक था लॉकर फैसिलिटी और उसी यूनिट का तीसरा टॉपिक है मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट मेथड, आरटीजीएस एंड एनईएफटी। way to transfer fund money from one person to another person. We have various channels which are paper based. On paper based there are 2 types, checks and demand draft. तो चेक और डिमांड ड्राफ्ट के बारे में आप जानते ही हैं। यह ऑफलाइन फंड ट्रांसफ़र करने का तरीका है। चेक्स के द्वारा जब हम अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो बैंक हमको सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में चेक बुक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। चेक बुक के द्वारा हम पेमेंट कर सकते हैं और अपने मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी प्रकार से बैंक ड्राफ्ट, जब हमें रुपए भेजना होता है तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भी हम बैंक की हेल्प लेकर के ऑफलाइन मोड में अपने रुपए को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, so there are 2 types of electronic fund transfer, RTGS and NEFT. NEFT means National Electronic Fund Transfer and RTGS means Real Time Gross Settlement on card based. There are 2 types of payment on card based, debit card and credit card. तो अब RTGS के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। तो RTGS जो है पेमेंट करने का तरीका है। RTGS में मैक्सिमम लिमिट कितनी भी हो सकती है, आप कितना भी अपना अमाउंट जो है ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन उसकी मिनिमम लिमिट होती है 2 लाख रुपीज़। इसी प्रकार से एनईएफटी की वैसे बोलते हैं मिनिमम लिमिट नो लिमिट, लेकिन एनईएफटी जो है हमारा 1 रुपीज़ से शुरू होता है। तो एनईएफटी में आप 1 रुपये से लेकर के मैक्सिमम अमाउंट 50,000 रुपीज़ तक का एक ही बार में ट्रांसफ़र कर सकते। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन फ्लो, आरटीजीएस का ट्रांजेक्शन किस प्रकार से होता है डायग्राम से देखते हैं। कस्टमर फिल अप द आरटीजीएस फंड ट्रांसफर रिक्वेस्ट फॉर्म। सबसे पहले कस्टमर को बैंक में जा कर के आरटीजीएस का फॉर्म फिल करना होता है। आरटीजीएस का जो फॉर्म है किस प्रकार से होता है मैं अगली स्लाइड में आपको अभी दिखाऊंगा। आरटीजीएस फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अपने बारे में देनी होती है, जैसे कि अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, जिसके पास आपको रुपए भेजना है उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का नेम, बेनिफिशियरी हमें उसमें ऐड करना होता है, उसका अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बैंक को प्रोवाइड करनी होती है। प्लस कितना अमाउंट आप भेज रहे हैं, रेमिटेंस अमाउंट एंड बैंक चार्जेस। तो रेमिटेड अमाउंट एंड चार्जेस आर पेड एज पर द डिजायर्ड मोड। डाटा एंट्री एंड इट्स ऑथराइजेशन इज सीबीएस सिस्टम। सीबीएस सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर के द्वारा जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है वो डेटा एंट्री की जाती है, डेटा फिर ट्रांसफर किया जाता है। डेटा ट्रांसफर करने के बाद में डेटा को क्या करते हैं, डेटा इंट्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट के पास में ट्रांसफर होता है। और जो इंट्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट है वो डेटा को लेकर के आरबीआई के चैनल पर पहुंचा देता है। तो डेटा फ्लो थ्रू टू द आरबीआई IFTP एंड आरटीजीएस सर्वर। तो आरबीआई के द्वारा रेसिपिएंट बैंक पर जो है कंफर्मेशन जाती है और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो ओवरऑल प्रोसेस किस प्रकार से फ्लो हुआ, सबसे पहले रुपए भेजने वाला बैंक में जाएगा, आरटीजीएस फॉर्म फिल करेगा। फॉर्म में जो भी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। आरटीजीएस का अमाउंट आपको फिल करना होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी आरटीजीएस के चार्जेस मेंशन किए गए होंगे वो चार्जेस की आपको पे करने होंगे। उसके बाद सिस्टम आपके डेटा को लेकर के जो आपका लिक्विडिटी मैनेजमेंट है उसके पास फॉरवर्ड करेगा और इंट्राडे लिक्विडिटी मैनेजमेंट उस पूरे डेटा को आरबीआई के सर्वर पर ट्रांसफ़र कर देगा। आरबीआई के आरटीजीएस सर्वर पर जब डेटा ट्रांसफर होगा तो फिर आरबीआई के द्वारा जो रिसिपिएंट बैंक है उसको कंफर्मेशन मिलेगी कि जो अमाउंट है कस्टमर के अकाउंट में उसे क्रेडिट करनी है और रिसिपिएंट बैंक अपने कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देगी। इस प्रकार से आरटीजीएस अपना काम करता है। आरटीजीएस स्टैंड फॉर रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट विच कैन बी डिफाइंड एज द कंटिन्यूअस settlement of fund transfers individually on order by order basis without netting। तो आरटीजीएस में नेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, सेटलमेंट नहीं होता, सीधे 1 to 1 ट्रांसफर होता है।
Real time means the processing of instruction at the time they are received rather than at some later time. Gross settlement means the settlement of funds. Transfer instructions occurs individually on an instruction by instruction basis. Considering that the fund settlement take place in the books of the Reserve Bank of India, the payment are फाइनल एंड इरकेबल। तो जो आरटीजीएस में एक बार पेमेंट हो जाता है वो फाइनल होता है और इरकेबल होता है। वो 100% जिसके पास आपने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, यदि उसका अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर और यदि उसका आईएफएससी कोड सही है तो मनी ट्रांसफ़र हो जाएगा। अकाउंट यदि नेम यदि मिसमैच भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आरटीजीएस सिस्टम मोस्टली अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड से फंड ट्रांसफ़र करता है। Under normal circumstances, the beneficiary branches are expected to receive the fund in real time as soon as fund transferred by the remitting bank. तो पैसे भेजने वाली बैंक से जब रुपया ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो आरबीआई के थ्रू रिसीविंग ब्रांच के पास ट्रांसफ़र होता है और रिसीविंग ब्रांच तुरंत इमीडिएट उसको बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट कर देती है। अब हम आपको ये बताएंगे कि आरटीजीएस का फॉर्म किस तरीक़ा से फिल किया जाता है। तो ये स्क्रीन पर देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक फॉर्म दिया हुआ है। आरटीजीएस एनईएफटी दोनों के फॉर्म सिमिलर बेसिस पर ही होते हैं। तो सबसे पहले बैंक का ब्रांच का नाम, फेवरिंग किसके पास पैसे ट्रांसफ़र करने हैं आपको, अकाउंट नाम, नंबर, अमाउंट, उसके बाद जो भी बैंक के चार्जेस हैं, यदि चेक से आप पेमेंट कर रहे हैं तो चेक का नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आईएफएससी कोड, बैंक ब्रांच कोड, जितना अमाउंट आपने सेंड किया है, फिर सिग्नेचर। इस तरीक़ा से इस फॉर्म को फिल करने के बाद में हम अपनी बैंक से आरटीजीएस का सिस्टम कर सकते हैं। अब इसके बाद आरटीजीएस ऑपरेशन, आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट कितनी होती है और मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है। मोस्टली बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आरटीजीएस की जो लिमिट है, मिनिमम लिमिट 2 लाख रुपीज़। आरटीजीएस की जो शुरुआत है स्टार्टिंग वो 2 लाख रुपए से ही स्टार्ट होती है। आरटीजीएस का में यदि आप 2 लाख से कम अमाउंट भेजेंगे तो वहाँ आरटीजीएस काम नहीं करता, वहाँ एनईएफटी काम करता है। तो 2 लाख रुपए मिनिमम और मैक्सिमम नो लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम आप करोड़ों रुपए तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कितना भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। टाइम ऑफ ऑपरेशन ऑफ आरटीजीएस, आरटीजीएस की क्या टाइमिंग है। तो आरटीजीएस की जो टाइमिंग है आरबीआई के द्वारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग 8 AM टू इवनिंग 6:30 तक का आरटीजीएस का टाइमिंग है और सैटरडे को 8 AM टू 2 PM आरटीजीएस की आरबीआई के द्वारा गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है, ये टाइमिंग है। तो आरटीजीएस की जो टाइमिंग है आरबीआई के द्वारा प्रोवाइड की गई है, लेकिन इंडिविजुअली बैंक की जो टाइमिंग है वो सेपरेट भी हो सकती है। आरटीजीएस टैरिफ with a view to rationalize the service charge levied by bank for offering fund transfer through the RTGS system, a broad framework has been mandated as given below. Inward transaction and outward transaction. Inward transaction are free. यदि आपको आरटीजीएस के द्वारा एक बैंक का कस्टमर यदि उसी बैंक के दूसरे कस्टमर के पास फंड ट्रांसफर करता है तो उसको इनवर्ड ट्रांजेक्शन कहते हैं और बैंक में इनवर्ड ट्रांजेक्शन फ्री होता है। आउटवर्ड ट्रांजेक्शन, आउटवर्ड ट्रांजेक्शन की कुछ लिमिटेशन है चार्जेस के लिए, बिटवीन 2 लाख टू 5 लाख। यदि आपको 2 लाख रुपए से 5 लाख के बीच में फंड ट्रांसफर करना है तो 30 रुपये पर ट्रांजेक्शन आपको पे करने होंगे। यदि 5 लाख से ऊपर यदि आपको फंड ट्रांसफर करना है तो आपको 55 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन के हिसाब से इसका पेमेंट करना पड़ेगा। आरटीजीएस रेमिटेंस, द रेमिटिंग बैंक receive message from the RBI that money has been credited to the receiving bank. Based on this, the remitting bank can advise the remitting customer through SMS that money has been credited to the receiving bank. The remitting customer has to furnish the following information to a bank for initiating a RTGS remittance. Amount to be remitted, remitted किंग कस्टमर्स अकाउंट नंबर, विच इज टू बी डेबिटेड, जिस कस्टमर के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा उसका कस्टमर का नाम, कस्टमर का अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी जिसके पास आपको रुपए भेजना है उसका नाम, उसकी ब्रांच का एड्रेस, आईएफएससी नंबर, आईएफएससी कोड बैंक के ब्रांच का, नेम ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, अकाउंट नंबर ऑफ द बेनिफिशियरी कस्टमर, सेंडर टू रिसीवर इन्फॉर्मेशन इफ एनी। यदि कोई इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वो मैसेज के साथ में सेंड कर सकते हैं। एनईएफटी पेमेंट ट्रांसफर प्रोसेस, आरटीजीएस के बाद
पेमेंट करने का ऑनलाइन तरीका है एनईएफटी। मोस्टली हम अपने डेली लाइफ में एनईएफटी का यूज करते हैं। एनईएफटी के द्वारा आप बिजली का बिल, बीमा प्रीमियम, इन सब का पेमेंट करते हैं। एनईएफटी के द्वारा बहुत सी संस्थाएं अपने स्टाफ को उनके अकाउंट में सैलरी पहुंचाती है। ईसीएस सिस्टम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो है एनईएफटी का ही पार्ट है। अब एनईएफटी के डायग्राम के द्वारा देखिए, सबसे पहले कस्टमर ने अपने एनईएफटी मीन्स अपने घर पर ही बैठ करके ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा एनईएफटी के द्वारा फंड ट्रांसफर करने के लिए अपने ब्रांच को लॉगिन किया, तो उसको कस्टमर को एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड की जाती है। तो बैंक के पोर्टल पर जाकर के, बैंक की वेबसाइट पर जाकर के उसे अपना अकाउंट ऑनलाइन लॉगिन करना होता है आईडी और पासवर्ड के द्वारा। इंटरनल एनईएफटी सेंटर, तो जो बैंक का एनईएफटी सेंटर है, आपकी बैंक के एनईएफटी सेंटर पर वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी और आपकी बैंक का जो एनईएफटी सेंटर है वो आरबीआई के क्लियरिंग सिस्टम को जो मुंबई में है उसको इन्फॉर्म करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को, और फिर आरबीआई का जो एनईएफटी क्लियरिंग सिस्टम है वो दूसरी बैंक जिसके पास आपको फंड ट्रांसफर करना है, मान लीजिएगा उसका नाम है बैंक बी, तो बैंक बी के पास में वो फंड ट्रांसफर करेगा और उसके बाद में जो बैंक बी है, बैंक बी कस्टमर के अकाउंट में फंड को क्रेडिट कर देगी जिसके पास आपको रुपया सेंड करना है। एनईएफटी में कोई भी इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनी जो मेंटेन करती है अपना बैंक में अकाउंट, वो फंड ट्रांसफर कर सकती है। इवनली इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, फिर दोबारा सुनिएगा, हु डू नॉट हैव ए बैंक अकाउंट, जिसका बैंक में एक अकाउंट नहीं है, वॉक इन कस्टमर, जिसको हम वॉक इन कस्टमर कहते हैं, कैन ऑल्सो डिपॉजिट कैश एट द एनईएफटी एनेबल ब्रांचेस। तो जो भी बैंक की ब्रांचेस एनईएफटी फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, तो वहाँ से जाकर के कोई भी व्यक्ति जो बैंक का कस्टमर नहीं है, उसका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है, वो भी एनईएफटी के द्वारा फंड ट्रांसफर कर सकता है, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज सकता है। तो एनईएफटी में पैसे भेजने की मैक्सिमम लिमिट 50,000 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन होती है। यदि आपको उससे ऊपर का अमाउंट ट्रांसफर करना है तो एनईएफटी जो है बैचेस में फंड ट्रांसफर करता है। तो पहला जो बैच होगा उसका मैक्सिमम अमाउंट 50,000 रुपीज़ का बनेगा, उसके बाद वो दूसरे ट्रांजेक्शन में उसको कन्वर्ट कर देगा। एनईएफटी ऑपरेशन, डिपार्टमेंटल पोर्टल, तो सबसे पहले डिपार्टमेंट का जो पोर्टल होता है वहाँ पर सिलेक्ट सर्विस रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग जो भी फैसिलिटी एनईएफटी की है वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। फिर आप पेमेंट मोड पर जाएंगे। पेमेंट मोड पर जाने के बाद में क्या होगा, एक सर्विस नंबर आपको प्रोवाइड किया जाएगा बैंक के द्वारा जो ऑनलाइन जनरेट होता है। उसके बाद फिर आपको बैंक पोर्टल पर जाकर के अपना लॉगिन टू बैंक पोर्टल में जाकर के आप इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ट्रांसफर फंड टू डेजिनेटेड अकाउंट, ऑब्टेन यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी नंबर। डिपार्टमेंटल पोर्टल प्रोवाइड unique ID against the service number. After then, share NEFT file with department. NEFT is an electronic fund transfer system that operate on a deferred net settlement basis (DNS) basis, which settle transaction in batches. तो NEFT में जितने भी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो बैचेस में होते हैं। RTGS में जो ट्रांजेक्शन किए जाते थे वो बैचेस में नहीं होते थे, वो इंडिविजुअल होते थे, 1 to 1 होते थे। इन DNS द सेटलमेंट टेक प्लेस विद ऑल ट्रांजेक्शन रिसीव्ड टिल द पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम। एक समय के अंदर में जो आपका पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम होता है वो हाफ एन आवर्स का होता है, उसके अंदर में जितने भी पेमेंट के ऑर्डर होते हैं वो एक साथ डिलीवर हो जाते हैं। यदि आपका कोई ऑर्डर उस टाइम निकलने के बाद यदि आता है तो वो नेक्स्ट सेटलमेंट टाइम पर कंसिडर होगा, नेक्स्ट बैच में उसको हम काउंट करेंगे। इस प्रकार से एक दिन के अंदर में सुबह 8 से लेकर के शाम को 7 बजे तक 12 घंटे में हाफ एन आवर्स के हिसाब से टोटल 24 बैचेस होते हैं और 24 बैचेस में आपके जो ट्रांजेक्शन है उसका सेटलमेंट होता है। मान लीजिएगा आपने मॉर्निंग 8:30 पर कोई ट्रांजेक्शन डाला और जो बेचेस है वो 9 बजे तक कंप्लीट हो गए, आपका ट्रांजेक्शन जो है उस बेच के अंदर में नहीं आता है, तो वो अगला जो बेच होगा 9 to 9:30 उसके अंदर में कंसिडर किया जाएगा और उस समय पर उसका पेमेंट होगा। तो आरटीजीएस और एनईएफटी के कंपेरिजन में एनईएफटी में करीबन हाफ एन आवर्स का समय लग जाता है। इस प्रकार से आपका फंड ट्रांसफर आरटीजीएस में जल्दी होता है और एनईएफटी में आरटीजीएस के कंपेरिजन में थोड़ा सा समय अधिक लगता है। एनईएफटी के द्वारा
फंड ट्रांसफ़र के समय आपको फॉर्म फिल करना होगा और उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो किस प्रकार से प्रोवाइड करनी होगी। स्टेप फर्स्ट, फिल एन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें डिटेल ऑफ द बेनिफिशियरी लाइक नेम ऑफ द बेनिफिशियरी, नेम ऑफ द बैंक ब्रांच वेयर द बेनिफिशियरी हैज एन अकाउंट, IFSC ऑफ द बेनिफिशियरी बैंक ब्रांच, अकाउंट टाइप एंड अकाउंट नंबर एंड द अमाउंट टू बी रेमिटेड। ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी होगी। द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल एट द ऑर्गेनाइटिंग बैंक ब्रांच। तो जो ऑर्गेनाइटिंग बैंक ब्रांच है वहाँ आपको एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल होगा ऑफलाइन मोड में। तो इस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो ऑफलाइन मोड से आप NEFT की रिक्वेस्ट बैंक के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। जो वॉक इन कस्टमर है वो इसी तरह की इन्फॉर्मेशन बैंक में जाकर के एप्लीकेशन फॉर्म में देते हैं। ATM के द्वारा भी आप अपना फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। स्टेप सेकंड, द ऑर्गेनाइटिंग बैंक ब्रांच प्रिपेयर ए मैसेज एंड सेंड द मैसेज टू इट्स पुलिंग सेंटर। जो पुलिंग सेंटर है वो हर बैंक के एक NEFT सर्विस सेंटर प्रोवाइड करने वाला सेंटर होता है, उसको हम पुलिंग सेंटर बोलते हैं। तो जिस बैंक से रुपए भेजा जा रहा है उसी का NEFT सेंटर है, तो वहाँ पर NEFT की रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड हो जाती है। स्टेप थर्ड, पुलिंग सेंटर फॉरवर्ड द मैसेज टू द NEFT से क्लियरिंग सेंटर ऑपरेटेड बाय नेशनल क्लियरिंग सेल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई। तो जो बैंक का NEFT सर्विस सेंटर है वो NEFT क्लियरिंग सेंटर को मैसेज फॉरवर्ड करता है जिससे कि जो आपका ट्रांजेक्शन है नेक्स्ट अवेलेबल बैच में इंक्लूड हो जाए। स्टेप 4, द क्लियरिंग सेंटर सॉर्ट्स द फंड ट्रांसफर ट्रांजेक्शन डेस्टिनेशन बैंक वाइज एंड प्रिपेयर्स अकाउंटिंग एंट्री टू रिसीव फंड फ्रॉम द ऑर्गेनाइटिंग बैंक डेबिट एंड गिव द फंड टू द डेस्टिनेशन बैंक क्रेडिट। तो जो बैंक से NEFT की रिक्वेस्ट गई है तो उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और डेस्टिनेशन बैंक जिसके पास आपने फंड ट्रांसफर करना है उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये काम जो किया जाएगा नेशनल क्लियरिंग सेल के द्वारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई में है उसके द्वारा किया जाता है। देयर आफ्टर बैंक वाइज रेमिटेंस मैसेज आर फॉरवर्ड टू द डेस्टिनेशन बैंक थ्रू देयर पुलिंग सेंटर NEFT सर्विस सेंटर। स्टेप 5, द डेस्टिनेशन बैंक रिसीव द इनवर्ड रेमिटेंस मैसेज फ्रॉम द क्लियरिंग सेंटर। तो डेस्टिनेशन बैंक के पास मैसेज रिसीव हो जाता है क्लियरिंग सेंटर से एंड पास ऑन द क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी कस्टमर अकाउंट। तो डेस्टिनेशन बैंक कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट कर देती है। इस प्रकार से ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। IFSC और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड is an alphanumeric code that uniquely identifies a bank branch participating in the NEFT system. This is an 11-digit code. तो ये 11 अंकों का कोड होता है जिसमें शुरू के 4 अल्फ़ाबेट कैरेक्टर जो रिप्रेजेंट करते हैं बैंक को और लास्ट 6 कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं बैंक की ब्रांच को, और जो 5th कैरेक्टर होता है वो होता है 0। NEFT चार्जेस, the charges that can be levied on the customer for NEFT, inward transaction and outward transaction. Inward transaction totally free, no charge to be levied on beneficiary. Outward transaction at originating bank branches for transaction up to 10,000, not exceeding rupees 2.5. यदि आपको 10,000 से ऊपर 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर करना है तो 5 रुपये प्लस GST, और 1 लाख से लेकर 2 लाख रुपए तक फंड ट्रांसफर करना है तो 15 रुपीज़ प्लस GST, और यदि आपको 2 लाख रुपए से ऊपर ट्रांसफर करना है तो 25 रुपीज़ प्लस GST। ये चार्जेस बैंक टू बैंक चेंज हो सकते हैं एंड डिपेंड ऑन द बैंक्स फैसिलिटीज। इन केस ऑफ नॉन क्रेडिट और डिले इन क्रेडिट टू द बेनिफिशियरी अकाउंट, द NEFT customer facilitation center of the respective bank can be contacted. The remitter can contact his bank CFC. The beneficiary may contact the CFC of his bank. तो नॉन क्रेडिट और डिले होने पर बेनिफिशियरी को अपने बैंक में कांटेक्ट करना होगा। बैंक NEFT सेंटर को कांटेक्ट करेगी। NEFT सेंटर RBI के द्वारा जो NEFT सेल है वहाँ कांटेक्ट होगा। इस तरीका से फ्लो अपवार्ड चलेगा।
Destination bank are required to return the transaction to the originating branch within 2 hours of completion of the batch in which the transaction was processed. यदि आपका NEFT में फंड ट्रांसफर नहीं होता तो रिवर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। इसके अलावा पर्सनल फंड ट्रांसफर में NEFT के द्वारा भी आप फंड ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड ड्यूज। क्रेडिट कार्ड से जब आप पेमेंट करते हैं, EMI की इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करते हैं, इसी प्रकार से आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या फिर आप मॉल में जाकर के डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटवाते हैं, तो वो भी NEFT के अंतर्गत ही आता है। NEFT में पेमेंट करने के बाद में ऑर्गेनाइटिंग कस्टमर के पास SMS या ईमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है और उससे उसकी वैलिडिटी के बारे में NEFT में रुपए भेजने वाला पता कर सकता है। बेनिफिट ऑफ NEFT। NEFT ऑफर मेनी एडवांटेज ओवर द अदर मोड्स ऑफ फंड ट्रांसफर। द रेमिटर नीड नॉट सेंड मनी फिजिकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट टू द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी को बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है और किसी भी तरीका की जो पेपर फॉर्मेलिटी है उसकी आवश्यकता नहीं होती है। बेनिफिशियरी नीड नॉट बी एप्रोप्रिएंसिव ऑफ लॉस थेफ्ट ऑफ फिजिकल इंस्ट्रूमेंट। यदि किसी तरह का डॉक्यूमेंट खो जाए तो उसकी भी बैंक को इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है NEFT में, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होता है। क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द रेमिटेंस सेंड बाय द SMS के द्वारा सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है और रेमिटर कैन इनिशिएट द रेमिटेंस फ्रॉम हिज होम प्लेस ऑफ वर्क यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग ऑल्सो। नियर रियल टाइम ट्रांसफर ऑफ द फंड टू द बेनिफिशियरी अकाउंट इन ए सिक्योर मैनर। NEFT के द्वारा जो भी फंड ट्रांसफर किया जाता है वो फुल एंड फाइनल सिक्योर्ड होता है। डिफरेंस बिटवीन RTGS एंड NEFT, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि NEFT में और RTGS में क्या डिफरेंस है। बेसिकली प्रैक्टिकली बहुत से लोग इसको सेम समझते हैं। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है बैंक के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो भी एक ही फॉर्म होता है जिसमें NEFT और RTGS के नाम से दिया जाता है, लेकिन इनमें बेसिकली बहुत डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को देखते हैं। NEFT मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1। NEFT में मिनिमम अमाउंट ₹1 होता है। मैक्सिमम अमाउंट NEFT का ₹50,000 होता है। तो मिनिमम अमाउंट में मोस्टली लिखते हैं नो लिमिट, तो मीन्स जीरो नहीं हो सकता क्योंकि आपको अमाउंट कॉलम में कुछ ना कुछ अमाउंट फिल करना होगा। जबकि रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट का मिनिमम अमाउंट 2 लाख रुपीज़ होता है। रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट RTGS जो है 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता है। इसकी कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं होती है। NEFT का जो सेटलमेंट है बेचेस का वो 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट में एक बेच सेटल हो जाता है। जबकि RTGS में कोई भी बेचेस नहीं होता, उसमें रियल टाइम होता है, इमीडिएट सेटलमेंट होता है। जितनी देर आपको डेटा एंट्री करने में लगेगी उतना ही टाइम होता है। ये सेकंडों में फंड ट्रांसफर हो जाता है। वॉक इन कस्टमर परमिटेड इन NEFT में कोई भी ऐसा पर्सन जिसका बैंक अकाउंट नहीं है वो भी बैंक में जाकर के ऑफलाइन सिस्टम के द्वारा फंड ट्रांसफ़र कर सकता है, किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेज सकता है। जबकि RTGS के अंतर्गत में बैंक अकाउंट मैंडेटरी है, बिना बैंक अकाउंट के RTGS पॉसिबल नहीं है। तो मेन डिफरेंस RTGS मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपीज़, NEFT नो लिमिट, इमीडिएट सेटलमेंट इन RTGS एंड NEFT टेक मैक्सिमम 2 hours बट एवरेज टाइम ऑफ NEFT इज हाफ एन आवर 30 मिनट्स। RTGS इज क्वार्टरली ट्रांजेक्शन फीस। RTGS में जो RTGS के चार्जेस होते हैं वो NEFT के कंपेरिजन में थोड़े से ज़्यादा होते हैं, एक्सपेंसिव होता है RTGS। NEFT इज़ द चीपेस्ट वे, स्मॉल ट्रांजेक्शन फीस। लेकिन यदि आपको कोई एक बिग अमाउंट सेंड करना है तो NEFT के द्वारा सेंड करने में उसके कई बैचेस बनेंगे, कई ट्रांजेक्शन बनेंगे, लेकिन RTGS में आप सिंगल ट्रांजेक्शन में आप अपना फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं।